बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान ने गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तानी सरजमीन पर मिसाइल हमले किए जिससे पाकिस्तान की 2 नन्ही बच्चियां शहीद और 3 जख्मी हो गई। अफगानिस्तान के बाद एक और मुस्लिम मुल्क ईरान की जानिब से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ ये हमला खासा तशवीशनाक है। पाक अफवाज दुनिया की बहादुर तरीन और गयूर अफवाज में सरे फहरिस्त है। कौमी गैरत किसे कहते हैं, इसका मुजाहिरा पूरी दुनिया 27 फरवरी सन 2019 को देख चुकी है। जी हाँ, 27 फरवरी वो दिन है जब पाक फिजाइया के शाहीनों ने खुद से कई गुना बड़ी इंडियन आर्मी को उनके घर में घुस करके मुंह तोड़ जवाब देकर ना सिर्फ उनके जंगी तैयारे मार गिराए बल्कि एक फाइटर पायलट गिरफ्तार करके साथ भी ले आए। भारत रहती दुनिया तक पाक अफवाज के उस मुंह तोड़ जवाब को याद रखेगा। मुस्लिम बरादर मुल्क होने के बावजूद ईरान को भी मुंह तोड़ जवाब जरूर दिया जाएगा। पहल ईरानी फौज ने की है मगर इसे अंजाम पाक फौज देगी। ईरान ने हमला पाक आर्मी पर नहीं पाकिस्तान पर किया है, मगर हमारे यहाँ चंद बीमार ज़हनियत के लोग इस पर भी खुशियां मना रहे हैं और इसे पाक अफवाज पर हमला मानते हुए ट्रोलिंग कर रहे हैं। जी हाँ, इमरान खान ने एक ऐसी नस्ल तैयार कर दी है जो शख्सियत परस्ती में इतना गिर चुकी है कि उन्हें अपनी फौज यहाँ तक कि पाकिस्तान की भी कोई परवाह नहीं है। ईरानी हमले पर फौज को ना सिर्फ ट्रोल किया जा रहा है बल्कि फौरी जवाबी हमले के लिए उकसाया जा रहा है। अवाम को भड़काने के लिए पूछा जा रहा है कि यह हमला कैसे हो गया, हमारी फौज क्या कर रही थी, अब तक जवाबी हमला क्यों नहीं दिया जा सका। इन शैतान जहनों का मकसद अवाम के जहनों में पाक अफवाज के खिलाफ जहर भरना है। वही जहर जो इख्तिदार से निकाले जाने के बाद इमरान खान आज तक अपनी तकरीरों से भरते आए हैं। तहरीक इंसाफ के वो ट्रोल्स जो आज पाक अफवाज से फौरी रिएक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, वो वक्त भूल गए जब इमरान खान वजीर आजम थे और कौमी असेंबली में खड़े होकर के ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से पूछा करते थे कि क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, क्या मैं इंडिया पर हमला कर दूं। जी हाँ, वो ही इमरान खान जो बतौर वजीर आजम ईरान के दौरे पर गए तो उन्होंने ईरानी सरजमीन पर बैठकर ईरान में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे पाकिस्तान को जिम्मेदार करार दे दिया था। आज ईरान ने उन्हीं दहशतगर्द ग्रुप्स की मौजूदगी को बुनियाद बनाकर पाकिस्तानी हदूद में मिसाइल दागे हैं। नाजरीन, कोर कमांडर क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली की हेलीकॉप्टर में शहादत का वाकया हो, वहां भी इसी पार्टी के ट्रोल्स ट्रोलिंग करते नजर आए। खुद को गैर सियासी रखने वाली हमारी मौजूदा अस्करी क़यादत के खिलाफ भी तहरीके इंसाफ से जुड़े ट्रोल्स एक मुनज़्ज़म मैकेनिज्म के तहत सोशल मीडियाई महाज संभाले हुए हैं। सिर्फ पाक अफवाज नहीं, पाकिस्तान का हर इदारा आज तहरीके इंसाफ का टारगेट है। अपने खिलाफ फैसला आने पर अदम एतमाद चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ करते हैं, छिछोरी हरकतों पर उतर आते हैं। वजारत दाखिला ने ऐसे लोगों का मक्कू ठपने के लिए एक GIT तश्कील दी है जो कि 15 दिनों में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम में शामिल अफराद का तयन करके कानून के कटहरे में लाएगी। जब ये रियासत मुखालिफ अनासर गिरफ्तार होंगे ना, तो फिर शुरू होगा इनका वो ही पिट स्यापा, वो ही दुहाइयां और वो ही विक्टिम कार्ड। सीधी बात के इस प्लेटफॉर्म से मेरा यही कहना है कि ये मुट्ठी भर बीमार जहन के ट्रोल्स अपने लीडर इमरान खान की तरह फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। उनकी बातों का गुस्सा ना करें, ये जहां नजर आए उन्हें गेट वेल सून कहें और नजरअंदाज करें। सीधी बात जोन में इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल निहाल हाशमी साहब, रहनुमा है PMLN के। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मेरे साथ मौजूद हैं वेरी ऑनरेबल अहमद अवैस साहब, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मुझे ज्वाइन कर रही हैं जी वेरी ऑनरेबल सहर कामरान साहिबा, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। निहाल हाशमी साहब, मैं आपसे शो का आगाज़ करना चाहूँगी। एक बहुत अफसोसनाक वाक़या, एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही हैरत अंगेज़ किस्म की डेवलपमेंट है। मतलब मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं इस डेवलपमेंट को पाकिस्तान के सामने, कौम के सामने कैसे रखूँ, जब हमें पता चले कि पाकिस्तान की सरजमीन पर एक हमला हुआ है और ये हमला किसी और ने नहीं, ये हमला एक और मुस्लिम मुल्क की तरफ से किया गया है। एक ऐसे मुस्लिम मुल्क की तरफ से कि जहाँ पे हमारी ऑब्वियसली एक रिलीजियस कनेक्शन भी वहाँ पर मौजूद है। पाकिस्तान ने अपना सफ़ीर वहाँ से फौरी तौर पर वापस बुला लिया है और उनके सफ़ीर को वापस भेजने का कह दिया गया है। क्या आप ये समझते हैं कि ये जो भी रिएक्शन हमने भी दिया और जिस तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया गया पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से, दिस इज सफिशिएंट और ये मुनासिब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बेनिश ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और मैं
نہ صرف ہمارے خطے میں جتنے بھی ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن ہیں اور ان کے سرپرست ہیں ان کو میں آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ اس طرح کا عمل اور کھیل کرتے ہیں تو دو ملکوں کے درمیان رشتے میں بڑی دراڑیں آ جاتی ہیں اور بہت نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں. تو آپ خدا را اپنے اس چیز کو دور کر دیں جس کی وجہ سے دو ملکوں میں کچھ تو جنگ ہو جاتا ہے. دوسری طرف پاکستان نے بالکل جو کچھ کیا بالکل مناسب تھا, یہی ہونا چاہیے تھا. ہم ایک ساورن کنٹری ہے, ہم ایک نیوکلر پاور ہے, کسی کو مجال نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے ملک کی طرف میلی آنکھوں سے دیکھے. مگر ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہوں گا ہم نہ عراق ہے نہ ہم شام ہے اور نہ ہم کبھی عراق اور شام بنیں گے. تو یہ ہمارے پڑوسی برادر ملک کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہماری جو افواج پاکستان ہے وہ ایک بڑی بہادر اور تجربے کار فوج ہے. تو خدا را اپنے بھی نقصانات نہ کرے, ہمارا بھی نہ کرے. اور اگر آپ کے اینڈ پہ کوئی ایکسٹریمسٹ بیٹھا ہے, اور یہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا کیونکہ کل ایران کے اخبارات میں اس طرح کی خبریں چھپی تھیں اور رات کو یہ واقعہ ہو گیا, تو یہ اٹ واز ناٹ این ایکسیڈنٹ, اٹ واز ناٹ, دیر از نو ایکسکیوز آن دس. میں نے اس کو ہم ایک لفظ انگلش میں کہتا ہے ہاؤ ڈیئر یو آر. اگر ہم بھی یہ حل کریں, ہم بھی یہ اگر عمل شروع کریں تو کیسا محسوس ہوگا. تو خدا را ہمیں عراق اور ایران نہ سمجھے اور اس طرح سے نہ کیا کریں. ٹھیک ہے, ہم برادر ملک ہیں, درگزر اس بار کر لیا اور جو ایکشن لیا ہے بہت مناسب ایکشن ہے. اس سے زیادہ میں ایبسولوٹلی یہ جو سچویشن ہے یہ بہت زیادہ میچیورٹی ڈیمانڈ کرتی ہے اور بہت ٹھنڈے دماغ کے ساتھ ایک فیصلہ سازی ڈیمانڈ کرتی ہے. احمد اویس صاحب, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ واقعہ تو ہوا جس کی ہم جتنے بھی سخت ترین الفاظ میں مذمت کریں وہ کم ہیں. فورن آفس کا ریاکشن بھی آپ تک بتایا, پریکٹیکلی جو پاکستان نے کیا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا, سفیر تک واپس بلا لیا, بڑی بات ہے. مطلب یہ کوئی سفیر بھارت سے یا انڈیا سے اپنے کسی دشمن ملک سے واپس نہیں بلایا, اپنے ایک مسلم ملک, اپنے ایک برادر ملک سے واپس بلایا. لیکن سر سوشل میڈیا پر جو پریشر ٹیکٹکس چل رہے ہیں اور اس پر جو ٹرولنگ ہو رہی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ رائٹ ٹائم ہے اس کے اوپر سیاست کرنے کا, ٹرولنگ کرنے کا؟ احمد اویس صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ اتنا جو افسوسناک واقعہ ہے اس میں تو شک کوئی نہیں, لیکن اس کا ریئیکشن جو ہے وہ جس طریقے سے ہماری حکومت نے بھی کیا ہے یا سوشل میڈیا کی بھی بات کریں وہ نامناسب ہے. ہمیں تھریٹ کرنا, ٹھیک ہے, ان کو یہ تھریٹ پہ رکھنا تھا کہ بھئی یہ واقعہ جس قسم کا ہوا ہے اس کی انتہائی تشویشناک ہے پاکستان کے ساتھ لیے, اور ہم اس کے اوپر اس کی آپ سے پوچھنا چاہیں گے اور ہمیں ایکسپلین کیا جائے کہ یہ ہماری جغرافی اور آئیڈیالوجیکل جو ہماری حدود ہیں ان کو اس کے اندر آ کے یہ حرکت جو ہے یہ کیوں کی گئی ہے, اور اس کی بلا جواز یہ تھا. ہم ایک برادر ملک ہیں, آپ بھی اسلامک ریپبلک ہیں, ہم بھی اسلامک ریپبلک ہیں, اور یہاں پہ زیادہ جوش سے زیادہ تدبر کی ضرورت ہے کہ ہمارے ممالک یہ ملک ایسے ہیں جو انڈیپینڈنٹ پالیسیز رکھتے ہیں. ایران بھی آپ نے دیکھا کہ ایران نے ایک مستقل جو ہے سپر پاور کے ساتھ بھی اس نے بڑی انڈیپینڈنٹ پالیسی رکھی ہے, اس کا نقصان بھی ان کو ہوا, سینکشن بھی لگی ان کے اوپر, لیکن وہ اسٹیڈ فاسٹ رہے. اسی طرح پاکستان بھی ہم نے اپنی سوورنٹی کو ہمیشہ انڈیپینڈنٹ بنیادوں پر استوار کیا اور اس کو قائم رکھا. اور اس سے پہلے آپ نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سے ایسے موقع ہیں جہاں پہ انڈیا نے ہماری جو ایل او سی جو ہے اس کو کراس کیا اور اندر آ کے انہوں نے ایسی حرکات بھی کی ہیں, لیکن ہم نے کبھی اپنا سفیر واپس نہیں بلوایا ان سے, انڈیا سے تھریٹ کیا, ہم نے ان کو احتجاج کیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایکسٹریم سٹیپ جو ہے یہ ابھی لینا نہیں چاہیے تھا. ہم اسے شدید احتجاج کرتے اور یہ اگلے سٹیپ پہ بھی یہ کام ہو سکتا تھا. سفارت جو ہے نا اس کا واپس ڈپلومیٹک ریلیشن کو توڑ دینا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے نیگوسیشن کا دروازہ بند کر دیا. تو یہ ایک لاسٹ ایک ریسورٹ ہوتی ہے, آخری یہ حربہ ہوتا ہے جب یہ آپ کی نیگوسیشن جو ہیں وہ ٹیبل کے اوپر ناکام رہ جاتی ہیں, تو پھر آپ اس راستے کو اپناتے ہیں اس وقت.
ٹھیک ہے، मेरा अपना ये ख्याल है। میرے ساتھ رہیے، بالکل احمد عویس صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، میرے ساتھ رہیے، ذرا پیپلز پارٹی سے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ سحر آپ کے سامنے دونوں اوپینینز ہیں، ایک اوپینین نون لیگ کی طرف سے آ رہی ہے، نہال بھائی کو ان کی پارٹی کو لگ رہا ہے کہ بالکل مناسب ریاکشن تھا، ایک اوپینین آپ کو پی ٹی آئی کی طرف سے آ رہی ہے، احمد عویس صاحب کو یہ لگتا ہے کہ یہ بہت ایک ایکسٹریم ریاکشن تھا، پہلے صرف ایک سخت جواب دیا جاتا ہے، ایکسٹریم ریاکشن سیکنڈ سٹیج پر بھی ہو سکتا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو کیا لگتا ہے؟ اور پلیز اس چیز کو ضرور ایڈریس کیجیے گا سحر کہ مین وائل جب احمد عویس صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور نہال ہاشمی صاحب اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں کہ مناسب تھا یا بہت ایکسٹریم تھا، اگر ایکسٹریم تھا تو پھر بھی ہم سوشل میڈیا کے اوپر اتنا زیادہ اکسانے کا مواد دیکھ رہے ہیں کہ جی پاک فوج کیا کر رہی تھی، پاک فوج نے کیا کیا ہے، یہ حملہ کیسے ہو گیا، فوری جواب دو، فوری جواب دو، ہیش ٹیگز چل رہے ہیں۔ سو ہمیں کہاں سٹینڈ کرنا چاہیے؟ دیکھیں بینی، سب سے پہلے تو میں اس واقعے کی شدید مذمت کرتی ہوں۔ یعنی ہر ملک کی اپنی ایک سوورینٹی ہے اور ہر ملک کو اپنی خود مختاری کا، اپنے وقار کا، اپنی سالمیت کا دفاع کرنے کا پورا حق ہے۔ اب یہ واقعہ جو ہوا، میں آپ کو پتہ ہے انسرجنٹ گروپ دونوں طرف آپریٹ کرتے ہیں اور پاکستان کے اندر یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ ہمیں یاد رکھنا پڑے گا کہ کلبھوشن یادو بھی ایران کے راستے پاکستان میں آیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کے واقعات جو ہے پاکستان کے لیے سیکیورٹی سچویشن رہتی ہے، اور انفارچونیٹلی ہمارے تینوں بارڈرز جو ہے وہ چاہے بھارت کے ساتھ تو ہے ہی ہوسٹائل ریلیشنز، لیکن افغانستان جس کو ہم نے اتنے عرصہ ہوسٹ کیا، ہر طرح کی جو ہے امداد کی، مہمان نوازی کی، ہر طرح کی کوپریشن کی، وہاں پر بھی ہمارے لیے ہوسٹائل بارڈر ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایران جس کے ساتھ ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں، کمیونیکیشن چینلز ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ تھا تو سب سے پہلے ایران کو چاہیے تھا کہ ڈپلومیٹک جو چینلز ہیں ان کو، جو کمیونیکیشن چینلز ہیں ان کو استعمال کر کے پاکستان کی حکومت کو اعتماد میں لیتے اور ایک مشترکہ کارروائی، کیونکہ پاکستان جو ہے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کا ایک بڑا واضح موقف ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی جو ہے وہ کسی صورت جو ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے پاکستان کی سرزمین پہ، اور ہم نے اس کے لیے 80,000 جانوں کا نذرانہ دیا ہے۔ تو اس پہ ہمارا ایک سخت موقف ہے اور کلیئرٹی ہے۔ تو اس صورت میں اگر ان کے پاس کوئی اطلاع تھی تو ان کو پاکستان کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ اس طرح سے سوورینٹی وائلیٹ کرنا، آج مجھے جس چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے نا بینش، وہ یہ ایک منتخب حکومت کی کمی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ یہ وہ سینسیٹیو معاملات ہیں جو نگران حکومت کے بس سے باہر ہیں۔ جب آپ کے ساتھ پارلیمنٹ کی طاقت ہوتی ہے، جب آپ کے پاس ایک مینڈیٹ ہوتا ہے، جب آپ کے پاس ایک کلیکٹیو وزڈم ہوتا ہے، تو پارلیمنٹ اور کلیکٹیو وزڈم اور منتخب حکومت وہ تمام معاملات کا باریک بینی سے جائزہ لیتی ہے۔ بڑی اچھی بات کی آپ نے، بڑی اچھی بات ہے، جی جی جاری رکھیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ ایران کے پاس کل سے جب سے ان کے میڈیا نے یہ رپورٹ کرنا شروع کیا اور باقی اخبارات نے اس کو رپورٹ کیا، تو ان کے پاس ایک ٹائم تھا کہ وہ اس پر ایک ڈپلومیٹک اپالوجی کرتے، ٹھیک ہے؟ وہ بتاتے کہ اس واقعہ کی مذمت کرتے اور اس کو ایکسپلین کرتے، لیکن اس کے اوپر ایک خاموشی اور اس طرح کا واقعہ ہونا، پاکستان نے ایک ڈپلومیٹک راستہ اختیار کیا ہے، لیکن بات چیت کے دروازے بند کر کے معاملات درست نہیں ہو سکتے۔ بات چیت کے دروازے کہیں نہ کہیں کھولنے ہوں گے۔ ہم جو ہے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، آپ اگر مڈل ایسٹ کی سچویشن دیکھیں، ہم نہیں چاہیں گے کہ آگ جو ہے بہت پھیلے، ہم یہ چاہیں گے کہ پاکستان کے اندر بھی امن و امان ہو، ہماری نیبرہڈ میں بھی امن و امان ہو اور اس معاملے کو حل کیا جائے۔ یقیناً پاکستان کو اپنی سوورینٹی کا دفاع کرنے کا پورا حق ہے، لیکن اس معاملے کو ایسکلیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ بڑا کلیئر پوائنٹ آف ویو آیا، تینوں پولیٹیکل پارٹیز نے بڑی اچھی بات کی ہے، بڑی خوبصورت بات کی ہے اور دیکھنے والوں کو ایٹ لیسٹ گائیڈ بھی کیا ہے، کیونکہ جتنے لوگ اس ٹائم پر نیوز ون بھی دیکھ رہے ہیں اور سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ بھی دیکھ رہے ہیں، جو اس وقت ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے، ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے سوشل میڈیا پر جا کر کے اپنی ذمہ داری نبھائیں اور اکسانے کے بجائے معاملے کو میکبیلی وہ جیسے کہتے ہیں نا میچورٹی کے ساتھ ہینڈل کریں۔ آج لاہور ہائی کورٹ سے ایک بہت بڑی خبر آئی ہے اور یہ بڑی خبر پی ٹی آئی کے لیے تو تباہ کن ہے۔ احمد عویس صاحب میرے ساتھ بنے رہیے گا، مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پاکستان کے پولیٹیکل معاملات، جی ہاں وہ معاملات جس کی طرف اشارہ سحر کامران صاحبہ کر رہی تھیں کہ اگر آج پاکستان کے اندر منتخب حکومت ہوتی تو اس سچویشن کو آف کورس کسی دوسرے طریقے سے ڈیفیوز کیا جا سکتا تھا۔ ویل بی بیک۔
ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुश आमदीद कहते हैं। वेरी ऑनरेबल अहमद अवैस साहब मेरे साथ मौजूद हैं, निहाल हाशमी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सहर कामरान साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। अहमद अवैस साहब, आज तो मैं कहूँ इट वाज अ वेरी वेरी टफ डे फॉर यू पीपल। आज तो जुमा भी नहीं था, मतलब जुमा हुए बगैर ही लाहौर हाई कोर्ट से एक ऐसा डिसीजन आ गया कि वो जैसे कहते हैं ना कि एक वो जो हल्की सी एक उम्मीद थी कि अच्छा शायद लाहौर हाई कोर्ट ये ना कहे, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने भी इमरान खान साहब को फारिग कर दिया है। और फारिग इन द सेंस कि माइनस, पहले तो बल्ला माइनस हुआ, अब इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पे माइनस हो गए। दिस इज नॉट एट ऑल गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अहमद अवैस साहब जी हाँ, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि देखिए यहाँ पे मैं मुतअद्दिद बार ये बात कह चुका हूँ पब्लिकली और आपके सामने भी आज ये बात कहूँगा कि प्रॉब्लम जो है ना, ये हमें उसके रूट कॉज को तक जाना होगा। कि जुडिशरी में जो हमारे नज़र आ रहा है, जो कमजोरियां नज़र आ रही हैं, वो इंडिपेंडेंस नज़र नहीं आती है, वो परसिवेरेंस नज़र नहीं आती, वो तदब्बुर नज़र नहीं आता, और वो कॉन्सेप्ट जो है ना, जो कहते हैं कि जस्टिस इज ब्लाइंड, तो इसका मतलब खुद बारहा ये जो है वो फैसलों में भी इस बात को उजागर किया गया और बताया गया कि जस्टिस इज ब्लाइंड बट नॉट द जज। तो जज को तो देखना होता है कि उसके फैसले का मस्बत असरात मुरतब होंगे सोसाइटी के ऊपर के मनफी असरात मुरतब होंगे सोसाइटी को। देखिए, जो ये सब कुछ जो है वो पीपल ऑफ पाकिस्तान जो एक खिता जमीन में रहते हैं, तो वो एक स्टेट बन गई। अब स्टेट को आगे बनाने का, चलाने का एक तरीक़ाकार है जिसके ऊपर एक आइन बनाया गया। अब आइन ने डिवाइड कर दिया, उसने एक मुकन्ना बना दी, एक एग्जेक्टिव बना दी, एक जुडिशरी, ये तीन बड़े अदारे अलग अलग बना दिए जिनकी इंडिपेंडेंट है इन देयर ओन राइट्स। तो मकसद सारों का एक ही है कि एक ऐसी पुरसकून अंदाज में सोसाइटी को डेवलप किया जाए स्टेट के अंदर कि जहाँ पे कॉमन मैन जो है वो मुस्तफीद हो। अहमद अवैस साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो डिसीजन लाहौर हाई कोर्ट से आया है, इट इज अ बायस्ड डिसीजन, इट इज नॉट बेस्ड ऑन द फैक्ट्स? It is, yes, it is absolutely. किसी सूरत भी हम ये नहीं कह सकते कि ये अनबाइस्ड है, और इसके बड़े माइनस असरात मतलब होंगे। आप लेटेस्ट सर्वे जो अभी आए हैं, कभी आप उनको देखिए तो कितना, आप देखिए परसेंटेज में कितना बड़ा फर्क है। और इतनी बड़ी आबादी को, इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अवाम की जो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ, एक पॉलिटिकल लीडर के साथ मुंसलिक हैं, बंधे हुए हैं, उनको आप इलेक्शन की पार्टिसिपेशन से दूर हटा रहे हैं, फेंक रहे हैं दूर, उनको रोक रहे हैं कि पार्टिसिपेट ना कर सके। बिल्कुल, मामलात और सूरत हाल तो बड़ी एक तरह से कह लें कि टॉर्चरस ही है। मेरे साथ रहेगा, मतलब ऐसा बहुत सी बातें करनी है। निहाल हाशमी साहब, ये जो आप हिल रहे हैं अपनी कुर्सी पर बैठ के, आई डोंट नो कि आप इस सिचुएशन को एंजॉय कर रहे हैं या आप लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर बड़े खुश हैं, मुझे नहीं पता। बेनिफिशियरी तो आप इस फैसले के लाजमी तौर पर होंगे, ये आप माने या ना माने, क्योंकि अगर एक पार्टी ही नहीं है, नवाज शरीफ के लिए अगर मैदान के अंदर इमरान खान साहब ही नहीं है, बल्ला ही नहीं है, तो आप चाहें ना चाहें बेनिफिशियरी फ़ायदा तो आपको इसका होगा ही होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन की कुछ अच्छी स्टेटमेंट नहीं आई है आप लोगों के लिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन आपको पीटीआई का स्टेटस बता रहा है। ज़रा गौर से सुनिएगा निहाल भाई, फिर शायद आप हिलना बंद कर दें। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि पीटीआई इज वेरी मच देयर, पीटीआई इज अ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, जिसका यह मतलब है कि आज़ाद उम्मीदवार जिनको जो भी निशान दिया हुआ, बैंगन, हरी मिर्च, डंडा, जूता, व्हाट्सएवर, वो पार्लियामेंट में आएंगे, पंजाब असेंबली, सिंध असेंबली, केपीके असेंबली में आएंगे और आकर के पीटीआई में शामिल हो सकते हैं, विच मीन्स कि पीटीआई होगी पार्लियामेंट में। ये तो आपके लिए अच्छी खबर नहीं होगी ना? बिनिश, अच्छी खबर इस मुल्क के अवाम के लिए होनी चाहिए, अच्छी खबर इस मुल्क के नौजवानों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए होनी चाहिए। किसी सियासी जमात के लिए अच्छी खबर हो ना हो, अच्छी खबर इस मुल्क की मईशत के लिए होनी चाहिए, इस मुल्क के दिफा के लिए होनी चाहिए, इस मुल्क की लॉ एंड ऑर्डर के लिए होनी चाहिए। ये हमारे लिए भी इस तरह की खबर है कि हमें इमरान खान को ये बताने का मौका नहीं मिल रहा है पीटीआई का कि आपने जनाब 44 महीनों में क्या किया। मैंने हम तो समझते हैं हमें नुकसान हो गया। हम तो इमरान खान साहब, हम वो जो होता है ना एक बॉक्सिंग, वो हम तो बताते हैं हमारे हर जलसे में, हर नारों में, हर तजिए में है कि भाई तुमने पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा कर्ज लिया, तुमने यहाँ पे सारे ऑपोजिशन को जेल में डाला,
तुमने अमेरिका से बैठ करके ऑपोजिशन के लीडरों का पंखा जेल के कमरों से निकाल दिया। नहीं, लेकिन तुमने ये सारी यहाँ पे निहाल भाई, ये सारी बातें जो आप बता रहे हैं ये बाकी ऑपोजिशन भी करती हैं, कुछ कम करती हैं कुछ ज्यादा करती है, लेकिन इस बेस के ऊपर आप किसी को इलेक्शन से एलिमिनेट थोड़ी ना कर सकते हैं। हमने तो नहीं किया, हमने नहीं किया। जिसको चाहिए वो जाए, अपने करतूत अच्छे करते बल्ला मिल जाता। बात सारी इमरान खान और पीटीआई इज इंपॉर्टेंट और पाकिस्तान के 24 करोड़ 25 करोड़ लोग इंपॉर्टेंट है। मैं आप मीडिया वालों को नहीं समझ पाया कि आप इमरान खान की मोहब्बत में इतने आप घुले जा रहे हैं कि आपके पाकिस्तान के मासूम बच्चे नजर आते हैं, नहीं आते हैं, वो दूध पीते बच्चे नजर नहीं आते हैं, वो सिसकते बच्चे। आपको पता है सिंध में 40% बच्चे स्टंट हो चुके हैं, स्टंट होते हैं। उस पर कभी किसी ने बात नहीं की। इमरान खान पीटीआई, इस मुल्क का मसला नहीं है इमरान खान और पीटीआई, इस मुल्क का मसला है वो 20% 40% बच्चे जो अगले 20 सालों में पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनेंगे, उनके बारे में। इस मुल्क का मसला है हेल्थ, इस मुल्क का मसला है रोड, इस मुल्क का मसला है इकोनॉमी। निहाल भाई फिर आप ज्यादती कर रहे हैं, निहाल भाई ज्यादती कर रहे हैं। ये सिंध में ये काम इमरान खान ने करना था, सिंध में तो ये काम, सर सुन तो लेना, मेरा आर्ग्यूमेंट तो सुन लेना, आप ही के साथ हूं, आप ही से जवाब लूंगी। सिंध में ये काम इमरान खान ने तो नहीं करना था ना, सिंध में तो ये काम पीपल्स पार्टी ने करना था। आप हुकूमत में आते हैं जब, तो आप हुकूमत में आके मिल जाते हैं। सिंध में फरिश्तों की हुकूमत थी, नवाज और जरदारी भाई भाई बन जाते हैं हुकूमत में आकर के, और फिर जब मसला आता है इलेक्शन का तो आप इल्जाम इमरान खान पे डाल देते हैं, और आज आके फिर आप मीडिया पे डाल देते हैं। आपने इमरान खान पे डालना है वो तो आप फिर भी डाल दें, मीडिया पे ना डालें सर। मैं लड़ाई करूंगी आपसे अगर आप मीडिया पे डालेंगे। आपका लाडला इमरान खान, आपका लाडला पीटीआई, अवाम का आप अवाम किसके लाडले हैं यार? गरीब गुर्बत को किसको, गुर्बत को कौन? निहाल भाई अब आप लाडले बन गए ना, आप ना जाएं उस तरफ। देख लें, अब मैंने ये टॉपिक डिस्कस नहीं करना था, अब आपने शुरू किया है, अब आपने ये टॉपिक शुरू किया तो अब आप सुनिए, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अब आप लाडले बन गए हैं। अब बताएं क्या करना है। आपके तो हक में अदालतें भी फैसला दे रही है। अभी अहमद अवैस साहब क्या फरमा रहे थे, वो कह रहे बाइस्ड ओपिनियन है। कौन है इस फैसले का बेनिफिशियरी जो आज लाहौर हाई कोर्ट ने दिया? ऑफ कोर्स आप लोग हैं या पीपल्स पार्टी है? हम नहीं है बेनिफिशियरी, हम नहीं है ना, हम बनना चाहते हैं, हम लानत भेजते हैं ऐसे बेनिफिशियरी पे। हम चाहते हैं इंसाफ हो इस मुल्क में। तो निहाल भाई अपने लीडर को बताइए ना, नवाज शरीफ साहब को बताइए ये बात, आप ये बात शहबाज शरीफ साहब को बताइए। कल वो इंटरव्यू दे रहे थे मुनीफ फारूक को, और मुनीफ फारूक को इंटरव्यू कम सफाइयां ज्यादा दे रहे थे। नहीं हमने नहीं किया जो किया इमरान खान के साथ, नहीं हम तो चाहते थे कि बल्ला हो। वजाहतें क्यों दे रहे हैं सर? शहबाज साहब को बताइए, आप शहबाज शरीफ साहब को जाके बताइए। तोड़ना चाहते थे हम, इलेक्शन में बल्ले को तोड़ के दिखाएंगे अब भी, और अगर आते तो भी दिखाते। बल्ला है ही नहीं, आपने तोड़ना कैसे? पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में बल्ले के बाद कुछ और बनता, वो बना दिया पाकिस्तान के नौजवानों को इन्होंने। अरे यार ऐसी बातें ना करें सहर कामरान साहिबा, बेनिफिशियरी तो पीपल्स पार्टी भी है। आप जलसों में जितना चाहे मर्जी नवाज शरीफ को, नून लीग को नाम लिए बगैर टारगेट करें, लेकिन अंदर से आपको भी पता है कि बल्ले का ना होना, इमरान खान का इलेक्शन में ना होना, ये पीपल्स पार्टी को भी बड़ा सूट करता है। बल्कि इनफैक्ट जिस दिन ये मेजर डिसीजन आया था उस दिन तो बिलावल साहब खुश हो रहे थे और कह रहे थे अब तो रह ही दो पार्टियां गई हैं, जो तीर है ना वो शेर को खूनो खून कर देगा, तीर ऐसा चलेगा कि शेर का वो खून निकलेगा जो उसने अवाम का पिया है। बड़े मजे की बात है ना, और फिर इल्जाम आप डाल दे इमरान खान पे, ऐसा ही है। लेकिन बेनिश बात यह है कि तीर चलेगा अवाम की ताकत से, ठीक है? तीर चल रहा है अवाम के से राब्तों के साथ, तीर चल रहा है अपने मंशूर और अपने नजरिए के साथ। हम ना किसी के लाडले हैं, ना हम किसी से लाडलापन मांग रहे हैं। पहले दिन से इलेक्शन की डिमांड कर रहे थे, और जब से तारीख का जो है ऐलान हुआ है, हम मुसलसल अपनी इलेक्शन कैंपेन में हैं। वर्कर्स कन्वेंशन से लेके राब्ता महम से लेके जलसे जुलूसों तक, यानी जो 30 जलसे जिनका ऐलान किया था बिलावल भुट्टो जरदारी ने, वो पूरे स्केड्यूल के साथ जारी है। हमने अपने 10 नुकात मंशूर के ऐलान किया है और हमारा फोकस उसी पे है। हम तो नफरत तकसीम की सियासत खत्म करना चाहते हैं, उस पोलराइजेशन के खिलाफ है जो इस माशरे को घुन की तरह खा रहा है। अब बाकी ये कि पीपल्स पार्टी हमेशा असूल की बात करती है। हम समझते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होनी चाहिए। मुझे अफसोस है कि जो 9 मई को हुआ वो अनफॉर्चुनेट वाकया था, वो नहीं होना चाहिए था। उसने पाकिस्तान की सियासत का रुख बदला। मैं समझती हूँ कि सबसे ज्यादा नुकसान पीटीआई ने खुद अपने आप को पहुंचाया। असेंबलियों से को छोड़ के, अगर एक शख्स वजीर आजम नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप असेंबलियों की नफी कर दें। आपकी 2 सूबों के अंदर हुकूमत हो, आप असेंबलियां डिसॉल्व कर दें। आप जो है मुसलसल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रखें, आप इस्लामाबाद की ग्रीन बेल्ट चलाएं, आप कौमी असासों के ऊपर हमला करें, आप फौजी तंसीबात पे हमला करें, शोधा की यादगारें जलाएं, रेडियो पाकिस्तान पे हमला करें। आप जो है मुसलसल, यानी
यानी 2014 से एक पार्टी ने वतीरा ही ये अपनाया कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और उसके ऊपर उन्होंने बिल्ड ऑन किया। और मैं समझती हूँ कि अभी भी मुझे कहीं से ये आवाज नहीं आई नदामत की, ये अफसोस नहीं हुआ कि हमने गलत किया, हमने एक अपने दौरे हुकूमत को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया, नफरत के लिए, पोलराइजेशन के लिए इस्तेमाल किया। आज भी वही चीज जारी है। हमें इस बात की कोई खुशी नहीं है कि किसी सियासी जमात के पास निशान ना हो। देखिए, जिस हमने ये तमाम मराहिल से हम गुजरे हैं, पीपल्स पार्टी ने अपनी तलवार के बाद तीर का निशान लेके, लेकिन अपनी हिम्मत और अपनी जिद्दोजहद नहीं छोड़ी। हमने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी, कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो। पता क्या बहुत अच्छी बात कर रही थी यहाँ पे ना, आपने भी एक बड़ी बारीक सी वारदात डाली है कि हमने जद्दोजहद नहीं छोड़ी। बिलावल भुट्टो हर जलसे हर तकरीर के अंदर आके सिंपैथी कार्ड यूज कर रहे हैं। आप पीटीआई के साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक तरफ 9 मई को कंडेम कर रहे हैं और फिर आप पीटीआई के साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पीटीआई के फारिग होने से जो सिंपैथी है वो पीपल्स पार्टी को मिल जाए। नहीं बिनीश, आप इख्तलाफ, मैं आपकी बात से इख्तलाफ करूंगी। पीपल्स पार्टी तो है ही शोधा की पार्टी। हम अपनी इंतखाबी मुहिम का और हमारा जो एक मरकज है वो गड़ी खुदा बख्श है। हम कोई और सिंपैथी नहीं ले रहे। हम ये बता रहे हैं कि हमारा इलेक्शन मंशूर क्या है, हमारा जो एक नजरियाती इख्तलाफ है उसको बता रहे हैं, और हम अपने मंशूर की बात कर रहे हैं। हम जो हमारी जो एक जिद्दोजहद है वो है बेरोजगारी और गुर्बत और इफ्लास के खिलाफ। अगर हमारे 10 नुकात आप देखें, वी आर एड्रेसिंग द इश्यूज ऑफ अ कॉमन मैन, हम उनकी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम की बात कर रहे हैं। आपके मंशूर में ये चीज शामिल है सहर, मेरी बहन के जलसों में स्टेज पर खड़े होकर के पार्टी उम्मीदवारों को आप मजबूर करें कि वो ओथ लें, वो हल्फ लें, ये भी आपके मंशूर का हिस्सा ही है। अजीबोगरीब बात ये है कि दिस इज द पार्ट कि हम बिलावल ये कह रहे हैं, एक वोट तो खुद ले रहे हैं कि हम अवाम की खिदमत करेंगे, एक वोट अवाम से कह रहे हैं कि मैंने जो उम्मीदवार नामजद किया उन पे आप एतमाद करें। मैं जिम्मा लेता हूँ। मैं ही समझती हूँ कि जहां आपकी जो है वो लीडरशिप खुद जिम्मेदारी ले रही है। बिलावल भुट्टो ने बहुत मेहनत की इस मंशूर के ऊपर। वो एक पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो एक इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरा ये एक जो है एक प्रोग्राम है, एक मुआहिदा है माशी, जिसके जरिए मैं पाकिस्तान के अंदर जो है बेहतर मुस्तकबिल लाना चाहता हूँ, एक रोशन दरख्शां मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ पीपल्स पार्टी ये नहीं कर रही कि ये बताए कि जी लाहौर के जलसे में खड़े होकर दूसरी जमात की खवातीन के ऊपर जो है वो जुमले कसे, ये नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी किसी की शख्सियत को निशाना नहीं बना रही। पीपल्स पार्टी सियासी मैदान में सियासी अल्फाज के अंदर जो है जरूर बात कर रही है। हम किसी की बात करते हैं, मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन अगर आप जलसा देखें, हम किसी की बीमारी पे बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी से इंतकाम पे बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई इस तरह की नफरत की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक सियासी मुकाबला कर रहे हैं और सियासी बुनियाद पे। मुझे ब्रेक पर जाना है, ठीक है सहर, आपका पॉइंट आ गया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन के सिलसिले को जारी रखेंगे। विल बी बैक। के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं वेरी मच इन कॉन्वर्सेशन विद निहाल हाशमी। पीएमएलएन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सहर कामरान साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। निहाल हाशमी साहब, बातें आपसे एंटी पीटीआई, एंटी इमरान खान जितनी चाहे मर्जी करा लें, कुछ बातें आपकी ठीक होती हैं, कुछ में आप एज भी ले जाते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के ऊपर ना मरियम नवाज साहिबा को मैंने देखा जलसे के अंदर बात कर रही थी। अभी देखते हैं नवाज शरीफ साहब जब अपने जलसों का आगाज करते हैं तो वो पीपल्स पार्टी को कहाँ रेट करते हैं। क्या नवाज शरीफ साहब इस काबिल समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि उनको जवाब दिया जाए, उनको क्रिटिसाइज किया जाए, या उनको नवाज शरीफ साहब ने भी इग्नोर करना है? लेकिन सर, जो बिलावल है ना, वो खुला चैलेंज दे रहे हैं। बिलावल साहब का चैलेंज आप सुनिए। वो कह रहे हैं कि शेर अवाम का खून चूसता है, चौथी बार वजीर आजम बनने नहीं देंगे। ये है बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े हो गए हैं नवाज शरीफ वजारत उज़्मा के बीच में। बताएं जी, कबूल करते हैं उनका चैलेंज? मैं इस हद तक कबूल करता हूं कि वो शायद उनकी ये बात मुझे अच्छी लगती कि बनने नहीं देंगे। अगर बनने नहीं देना है तो आप अमल ऐसा करते कि लोग आपको बना देते। 15 साल में सिंध के जो हाल किया आपने, बिलखुसूस कराची का हाल किया, नौकरी ना बेचते आप, 9000 घोस्ट स्कूल ना कायम करते, आपके वजीर बोल के गए। यहाँ जमीनों के लिए एक नाजायज सिस्टम ना बनाते, करप्शन को परवान ना चढ़ाते, 1000 रुपए में 100 रुपए का आप काम ना करवाते, 90% घर ना ले जाते। तो जब ये 22,000 अरब का पूछ रहे, आपको 15 साल अल्लाह ने दिया था, उस 15 साल में आप कुछ कर दिखाते तो हम कहते यस यही होना चाहिए। मगर इन 15 साल में आप बेपर्दा हो गए।
इन 15 सालों में आपकी खयानत सामने आई, इन 15 सालों में आपकी करप्शन सामने आई, इन 15 सालों में आपके निहाल भाई थोड़ा सा हौला हाथ रख के, एक मिनट निहाल भाई, थोड़ा सा हौला हाथ रख करके बोले, क्योंकि 8 फरवरी को इलेक्शन है और उसके 10-15 दिनों के बाद जो हुकूमत बननी है, पता चले कि आप ही के हुकूमती बेंचेस पर बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी बैठे हों और आप फिर मेरे साथ शो में आके कहे नहीं जी पीपल्स पार्टी जैसी काबिल जमात, बिलावल जैसे काबिल वजीर खारजा शायद ही पाकिस्तान में किसी को मिले हों। तो सर जी आप भी देख लें, शहर कामरान से भी मैं यही कहूंगी जरा देख कर तनकीद करें मेरे प्रोग्राम में। हाँ जी, मैं इस शहर में रहता हूँ, मेरे बच्चे नौकरी से महरूम है, मैं इस सूबे में रहता हूँ, मेरे सैलाब जनागान छत से महरूम है, मेरे अस्पताल में लोग दवाइयों से महरूम है, यहाँ की सड़कें नहीं है, यहाँ पे गटर का राज है, यहाँ पे करप्शन का राज है, मेरे पैसे लूट लिए गए। आप एक आदमी जो विक्टिम है उससे आप ये उम्मीद रखती है। बहुत अफसोस हो रहा बिनिश, मुझे मैं जाती तौर पर ये समझता हूं कि सर मुझे भी बड़ा अफसोस हो रहा है निहाल भाई, मैं आपके ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रही हूँ, मैं ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रही हूँ। तिजारत नहीं समझते हैं, ये हमारा बिजनेस नहीं है सियासत, हम इसे इबादत समझते हैं। या निहाल भाई, एक तो आप ये मेरे शो में आके सीधी बात वर्सेस निहाल हाशमी क्यों हो जाते हैं, मैं तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड देख करके बात कर रही हूँ। सर मुझे तो आप बख्श दें, आसिफ अली जरदारी साहब शहबाज शरीफ साहब के पास गए, अच्छा सुन तो आप जिस तरफ खड़ी हुई है, आप मेरी सड़कें, मेरे घर के पैसा हुआ टेंडर सड़क का, वो खा के कागजों में मेरे घर बात तो सुन ले निहाल भाई, मेरी बात सुन, में बना मेरे घर का रोड। अच्छा सुन तो लेना, क्या बात कर रहे हैं, हम तो ऐसा लग रहा है कोई 14वीं सदी में रहते हैं। नौकरी भी खरीदना, पानी भी खरीदना, गैस भी खरीदना, बिजली भी खरीदना, महंगाई भी हम खरीदते हैं, महंगाई भी हम खरीदते हैं। नहीं, ये जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था उससे पहले आसिफ अली जरदारी साहब शहबाज शरीफ साहब के पास गए, आपके पार्टी के प्रेसिडेंट है ना माशाल्लाह से, अभी भी हैं, ताहयात ही प्रेसिडेंट होंगे, क्योंकि क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो ताहयात कायद है। अच्छा मेरा सवाल तो सुन लेना, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, कटिंग हो रही है, आप ही से जवाब लूंगी मैं। मेरा सवाल ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब ही गए थे ना शहबाज शरीफ साहब के पास कि हम आपको वजीर आजम बनाएंगे, शहबाज शरीफ ने कहा ओ किस तरह हो सकता है, ऐसी बात हुई थी ना। वो 16 महीने के अंदर तो आप लोगों ने कुछ बात नहीं की पीपल्स पार्टी के बारे में। इवन अभी भी मरियम ने एक जलसा किया, एक रैली निकाली, जुमला मुंह से उनके बिलावल का नाम तक नहीं निकला। वो वफाकी हुकूमत है, आप पंजाब हुकूमत की बात करें, मैं सिंध हुकूमत की बात करूंगा। मैं तो वफाकी हुकूमत में ठीक परफॉर्मेंस अगर दिया तो निहाल भाई ऐसे तो ना करें आप, क्या मतलब कि क्या सिंध में आके आपके पार्टी का प्रेसिडेंट, आपके पार्टी का वजीर आजम, आपके पार्टी के ताहयात खैर चेंज हो जाते हैं, सूबाई लेवल पे उनका कोई असर और रसूख नहीं होता। अभी तो शहबाज शरीफ साहब कराची से इलेक्शन लड़ना चाहते थे, वो तो अलग बात है, उन्होंने नहीं लड़ा। मैं कराची का वो महरूम और महकूम बच्चा हूं जिसके डोमिसाइल भी छीन गए। अरे शहर को हमने दिया ग्रीन बस, हमने दिया मोटरवे, हमने दिया बिजली, हमने दिया K4, हमने दिया इलेक्ट्रिसिटी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस शहर को बन दिया। बिलावल साहब ने कहा कि शहबाज स्पीड चाहिए, क्या बात है। और आज एक वज़ारत उज़्मा के लिए इस तरह पे हम पे इल्जाम। ठीक है, ओके, बड़ा ये आपने वैलिड पॉइंट, जो आखिरी आपने जुमला बोला है ना सहर कामरान साहब, यही मैंने जुमला पकड़ लिया निहाल हाशमी साहब का। सिर्फ एक वजारत उज़्मा के लिए बिलावल नून लीग के अंदर कीड़े निकाल रहे हैं। बिलावल जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये सुना रहे हैं कि तीर शेर को नहीं छोड़ेगा, और आप एक प्लानिंग करके आ रहे हैं, आप एक डील करके आ रहे हैं, वाकई सिर्फ एक वजारत उज़्मा की खातिर। बात ये है विनेश, मुझे तो जो है क्या हंसी आ रही थी निहाल हाशमी साहब की बातें सुन के। अफसोस की बात है, यानी उन्होंने खुद इंडोर्स कर दिया कि हम जो है जब वफाकी हुकूमत में रहे तो हमने कोशिश ये की कि वफाकी हुकूमत में रह के सिंध को उसके रिसोर्सेज और फंड्स ना मिले, जो है जितना CPEC का पैसा है वो सारा मोटरवे पे पंजाब में लग के खत्म हो जाए। हम तो आजकल देख रहे हैं ना लाहौर की सोने की सड़कें, हम तो देख रहे हैं। बात यह है निहाल हाशमी साहब अपने कोई चश्मे वश्मे का नंबर बदलवाएं वरना लगवाएं, अगर नहीं लगाते तो। देखिए बात यह है कि क्या उनको सिंध के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट फ्री हेल्थ केयर सिस्टम नजर नहीं आता जो पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है? क्या उनको पिंक बसेस नजर नहीं आई? क्या उनको इलेक्ट्रिक बसेस नजर नहीं आई? अगर उनको सड़कें नजर नहीं आई, क्या उन्हें पता नहीं चला कि सिंध वाहिद सूबा है जहां सैलाब और बारिशों के बाद हमने ना सिर्फ आवाम को रिहेबिलिटेट किया, उनके डैमेज घर बना के दिए, कई घर जेरे तामीर हैं, लाखों घर, और उसके बाद जो है कुछ जो है उनकी हैंड ओवर हो गए, खवातीन को मिल्कियत दी,
दोबारा जो है पूरी जो हमारी एग्रीकल्चर है उसको बहाल किया, तो और तमाम सड़कें दोबारा जो है बनाई, जो तालीमी इदारे डैमेज हो गए थे उनको दोबारा बनाया। मैं समझती हूँ देखिए आप इख्तलाफ करें सियासी, मगर कुछ तो जो है ना सोच के बात किया करें निहाल हाशमी साहब। जरूरी नहीं है आपको कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे अपनी पार्टी से, वही जो हकीकत है वो हकीकत रहेगी। अगर आप MNA मुंतखब होने के बाद कुछ नहीं कर सके तो मुझे बहुत अफसोस है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो किया है उस पे हमें अच्छा, फख्र है। मुझे एक ब्रेक लेना है। ओके, एक मिनट, मैं वापस आके एक मिनट, ऐसे किसी को समझ नहीं आ रही है। सहर कामरान, मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद मैं वापस आके आपसे आगाज करूंगी। निहाल भाई प्लीज अपनी बारी पे बात कीजिएगा, मैं आपको पूरा मौका दूंगी सुनने का। इस तरह से बिल्कुल बहुत अजीब से विजुअल्स इसके आ रहे हैं, बहुत सी अजीब सी ऑडियो आ रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, तहम्मुल से ठंडे ठंडे मौसम के अंदर ठंडे ठंडे तरीके से शो करने की कोशिश करेंगे। विल बी बैक। वेलकम बैक जी। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। सहर कामरान है, निहाल हाशमी साहब, दोनों को अपनी अपनी बारी पर बात करनी चाहिए, दोनों को मौका मिलेगा। सहर कामरान जी कंटिन्यू कर ले अपना मौक़िफ़, मेरा एक सवाल साथ में ऐड कर लीजिएगा। सहर, आप ये तो बिल्कुल नोटिस कर रही होंगी कि मरियम ने जब से अपनी कैंपेनिंग का आगाज किया है, रैलीज पे भी जा रही हैं, जलसों पर भी जा रही हैं, उन्होंने एक बार भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर एक होती है ना हल्की सी भी तनकीद, वो भी नहीं की है। लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से बहुत ज्यादा एग्रेशन और बहुत ज्यादा एक टारगेटेड किस्म का जो रिएक्शन है वो आ रहा है नून लीग की तरफ। जी मुकम्मल कर लीजिए। लेकिन पीपल्स पार्टी बिल्कुल समझती है कि इस वक्त दो सियासी जमातें जो हैं वो मैदान में है, एक जो है PMLN, और हम चाहते हैं कि वो निकले घर से। आप नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे हो, ड्राइंग रूम से तो निकले। खुदा करके मरियम साहिबा ने एक जलसा किया है और अभी तो उस जलसे के अंदर उन्होंने कोशिश ये की है कि उनके जहन के अंदर जो भी एक नफरत थी या जो एक उनको इंतकाम की बातें थी वो उस पर तवज्जो करें, तो उन्होंने उसी के बारे में बात की है। पीपल्स पार्टी अपने नजरिए अपने मंशूर को लेके बात कर रही है, पीपल्स पार्टी अवाम को एड्रेस कर रही है, और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हमारे प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं, तो डेफिनेटली हम उसी पोजीशन के लिए बात करेंगे। हम उसी पोजीशन के लिए अपने आप को बताएंगे कि जी हम क्या करना चाहते हैं अवाम के लिए। और अगर हमें ये लगता है कि जी अब जैसे ये बात कर रहे थे भाई, आपका एक कोशिश ये रही कि एक तो पंजाब सबसे बड़ा सूबा, सबसे बड़ी सारी रिसोर्सेज उनके पास, फिर आप वफाक में जब आपके पास हुकूमत हो तो आपने तो पूरा इग्नोर किया है, निगलेक्ट किया है सिंध को। ठीक है, आपने पूरा बजाय ये कि आप पोर्ट से शुरू करते जो है मोटरवेज, आप बलूचिस्तान से शुरू करते, आपने पूरे पैसे लगाए पंजाब के अंदर और आपने सुपर हाईवे का नाम रख दिया कि ये जो है मोटरवे है। फिर आप बात करते हैं, आपने मुकाबला, आप ये देखें हमने सिंध के हर छोटे बड़े देहात को नेशनल हाईवे से मिला दिया, हमने सैलाब की बात तामीर की, हमने अवाम को तन्हा नहीं छोड़ा। एज यंगेस्ट वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान को आलमी दुनिया से रिकनेक्ट किया। हम जब बात करते हैं तो हम जो हकाइक पे बात करते हैं, अगर न्यूक्लियर एटॉमिक बम ना होता कौन धमाके करता। बात यह है कि हमने शराब पी दी, बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है, ताकत बनाया, और मुसलसल आज भी जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने सर्व किया है। ठीक है सर, मुझे जरा ये बात ना निहाल हाशमी साहब से करने दें। जो आपने बात की है, बड़ी आपने जबरदस्त बात की है कि किधर है नवाज शरीफ साहब, क्यों ड्राइंग रूम से, ये बड़ी खूबसूरत आपने बात की है। निहाल हाशमी साहब, सहर कामरान इधर मेरे शो में बैठकर ये बात कर रही है, और मैं आपको बता दूं निहाल भाई कि बिलावल सांगड़ में अभी जो आज जलसा करके गए हैं, उनमें उनकी टैगलाइन पता क्या थी? उनकी टैगलाइन थी, शेर तो बिल्ली बनकर छुपा हुआ है। वैसे सर किधर है आपका शेर? आज इतना बड़ा वाकया हुआ है ईरान वाला, जो उन्होंने हमला किया पाकिस्तान के ऊपर, इसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब की मजम्मत और उनकी वजाहत आई है कि जी बहुत बुरा हुआ। किधर है नवाज शरीफ साहब? पाकिस्तान में हैं भी कि लंदन ही बैठे हैं? वो अभी जो सहर कह रही थी मेरी बहन कि आपने मोटरवे नहीं बनाया, जी उस मोटरवे के इफ्तिताह में भी था मैं, और कलमात भी अदा किए थे, और उसके बुनियाद में भी था। अब रह गया जो मोटरवे हम हैदराबाद सक्खर बनाना चाहते थे, उसमें इनके दौर में मोटरवे खा गए, 4 बिलियन खा गए। हाला मिटिया बारी सहर उनकी बात सुन ले। नहीं सहर, आपको मैंने मौका दिया था, उनको सुन तो लेना। नहीं सहर, उनको सुन ले। आप स्काइप पर हैं, आपकी आवाज दब जाएगी।
दो लोगों की आवाज सेम टाइम पर नहीं आ सकती। सही कह रहे हैं, बिल्कुल जो है ना, ये शेर जी जी निहाल भाई बोलिए, जी निहाल भाई बोलिए। हर कोई सहर आपकी आवाज दब जाएगी, आप स्काइप पर हैं, वो बोलेंगे तो इस तरह क्रॉस टॉक में आपकी आवाज नहीं आएगी। जी निहाल भाई। अगर मोहतरमा बेनजीर इस तरह की बातें करती तो ठीक लगता। बिलावल साहब को ये जचता नहीं है, इमेच्योरिटी शो करता है, वो दूर होते जा रहे हैं। आइंदा के लिए भी वजारत उज़्मा से कि जब वो 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की बात करें, आप वजीर आजम बनने के लिए उस हद तक ना जाए कि आपको नुकसान उठाना पड़े। और आपको आपके घर वाले कहते हैं, सीरियस नहीं लेते हैं, कहते हैं आपको तरबियत की जरूरत है, और मैं कहता हूं बच्चे गैर सियासी होते हैं। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शहर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, कोई बात नहीं, फिर बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। आप लोगों से कल मुलाकात करते हैं। देखते रहिए सीधी बात बीनर सलीम के साथ।